सपा नेता अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब पर दिए एक विवादास्पद बयान से सियासत गर्मा गई है। ये सियासत महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक गर्मा गई है। अब जहां अबू आजमी ने इस बयान को लेकर के औरंगजेब को एक महान शासक के रूप में स्थापित करना चाहा है, बल्कि और ये कहा है कि वो एक क्रूर शासक औरंगजेब नहीं था और कई मंदिर बनवाए, उनके साथ उनकी सेना में हिंदू भी थे। इस बयान के बाद जो है बीजेपी उन पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि अबू आजमी जिस तरीके से खुद रहे हैं उसी तरह से उन्होंने औरंगजेब को देख रहे हैं। औरंगजेब एक क्रूर शासक और जो आक्रांता था, उन्होंने कई तरह के अत्याचार हिंदुओं पर किए। इनकी लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम। लेकिन अब वहीं शिवसेना के एक सांसद अबू आजमी के इस बयान के बाद उन पर को देशद्रोह के बराबर बताया और उन पर केस भी दर्ज करवा दिया गया है। वहीं अबू आजमी अब इस बयान पर अपनी सफाई देते और माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा। औरंगजेब के ऊपर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अबू आजमी के निलंबन के हंगामे के साथ स्थगित हो गया, जिसके बाद अबू आजमी ने इस मामले को तूल पकड़ता देख फिलहाल अपना बयान वापस लिया है और उन्होंने कहा कि ये इतिहासकारों की गलती थी कि उन्होंने औरंगजेब के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही और जो भी उन्होंने बात कही वो किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने औरंगजेब को लेकर बात कही है। लेकिन इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में अबू आजमी के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है और अबू आजमी के खिलाफ कड़े एक्शन को लेकर के कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से अगर किसी भी देश को विकसित होना है या विकास करना है तो कितनी स्टेबल पॉलिसी और साथ ही साथ एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से भारत लगातार फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिफॉर्म्स, इनर ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी को लेकर लगातार कंसिस्टेंट बना हुआ है। भारत सरकार यानी पिछले 10 वर्षों से किस तरीके से एमएसएमई में लोन मिलने का जो प्रावधान है उसको भी बहुत सिंप्लीफाई किया गया। बीते 10 वर्षों में भारत ने लगातार रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का एश्योरेंस एक ऐसा बदलाव है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री के भीतर नया आत्मविश्वास आया है। एमएसएमई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है और सभी देश इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहते हैं भारत के साथ और भारत की प्रतिबद्धता देखते हुए रिफॉर्म सेक्टर में, चाहे फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, सभी लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से कोविड में जो कोविड का एक एरा गया था उसमें इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं डला। तो तमाम बातों को हाईलाइट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा एडवांटेज लेना चाहिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप का दूसरे देशों के साथ, और साथ ही साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बार भारत सरकार इन सभी इंडस्ट्रीज के साथ खड़ी है।
वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। वर्ष 2025-26 के बजट को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। कल जैसे ही सदन में बजट पेश हुआ, विपक्षी दलों ने हमले तेज कर दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला और आज तीसरे दिन विधानसभा सत्र शुरू होते ही महागठबंधन के नेताओं ने बजट की खामियां उजागर करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सदन शुरू होने से पहले गेट पर महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। खास रहा राकेश रोशन का वो प्रदर्शन जिसमें उन्होंने झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर बजट को मुंह चिढ़ाया। मुकेश रोशन जी बताइए, लॉलीपॉप और झुनझुना लेके आए हुए बिहार के युवा को नौकरी चाहिए, लेकिन मिला क्या? महिलाओं के खाते में 2500 रुपया चाहिए, मिला क्या? बिजली मुफ्त मिलना चाहिए था 200 यूनिट, मिला क्या? तो लॉलीपॉप और झुनझुना ही तो थमा दिया गया बिहार के युवाओं को। और बिहार के लोग जो बिहार से बाहर जाकर के पलायन कर रहे हैं, बिहार के बाहर यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगाया जा रहा है, बिहार के बाहर जाकर के कमाने के लिए जाते हैं अपना घर परिवार छोड़ कर करके। उसके लिए किया क्या नीतीश कुमार जी ने? 20 वर्षों में बिहार के लोगों को लॉलीपॉप और झुनझुना थमाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये सम्राट चौधरी जी लॉलीपॉप थमा दिए और नीतीश कुमार जी हाथ में झुनझुना थमा दिए। कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस स्तर से बिहार का विकास हो रहा है, उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गई है। कुल मिला के बजट के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी ने घोषणा की है कि इस पूरे मसले को लेकर वो जनता के बीच जाएगी और आरजेडी के नेता इस बजट का पोल खोल अभियान के जरिए लोगों को बताएंगे कि महिला, रोजगार और युवा के मुद्दे पर किस तरह से बजट में छलावा किया गया है और किस तरह तेजस्वी यादव के बार बार कहे जाने के बाद सरकार अनदेखी की है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आज बिहार में बीजेपी की राज्य परिषद की बैठक की गई और उस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए। नए अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल को निर्विरोध चुना गया। इसके पहले ही भी बात करें तो दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष थे और आज निर्विरोध दिलीप जायसवाल को बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सिर्फ बीजेपी ने आज अपना अध्यक्ष नहीं चुना है, कहीं न कहीं 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसकी बिगुल बीजेपी ने आज बजा दी अध्यक्ष चुन करके। और ये बैठक जो है, इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे, उन्होंने इस बात की घोषणा की। दिलीप जायसवाल की बात करें तो कटिहार से आते हैं, सीमांचल इलाके से आते हैं और तीन बार से ये निकाय चुनाव में चुनाव जीत चुके हैं और आज फिर से बीजेपी ने उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया और आगे राज्यपाल के पास भेज दिया। संतोष देशमुख की हत्या के मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस मामले में धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि वाल्मीकि कराड़ के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड धनंजय मुंडे थे और ऐसे में अगर वो मंत्री रहते हैं तो ये पूरी जांच सही तरीके से नहीं होगी, जिसके बाद आज सुबह मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया और उन्हें फिलहाल मंत्री पद से हटा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।
भोपाल में वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो अब आंगनबाड़ी में पोषण के साथ साथ बच्चों को शिक्षण देने का भी काम किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि बच्चे पोषण के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनों का डिजिटलाइजेशन होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 138 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंजूर किए हैं। इस डिजिटलाइजेशन में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बटांकन और सीमांकन के डेटा मिले हैं उनको अब डिजिटल किया जाएगा। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में जो 2600 रुपये गेहूँ खरीदी और धान पर 4000 रुपये प्रोत्साहन देने की जो राशि थी उसको आज कैबिनेट ने मंजूर कर ली है। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जल संरक्षण को लेकर 30 मार्च से 30 जून तक जय गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मध्य प्रदेश की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका संवर्धन किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि गर्मियों में किसी भी तरह की जल राशि का अभाव ना हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल राशि मिल सके और जब बरसात का मौसम आए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल का संग्रहण किया जा सके। इसके अलावा आज की बैठक में GIS को लेकर चर्चा हुई कि GIS में जो प्रस्ताव मिले, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव मिले हैं उनकी अब विभागवार समीक्षा की जाएगी और जो विभाग के प्रमुख हैं, प्रमुख सचिव हैं, वो हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं जो मुख्य सचिव हैं CS वो 1 महीने में एक बार समीक्षा करेंगे और हर 2 माह में मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव मिले हैं उनको अब जमीन पर उतारने के काम के लिए सरकार जुट गई है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। अंसल ग्रुप के खिलाफ सूबे के CM योगी आदित्यनाथ ने FIR करने के निर्देश दिए हैं। अंसल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए विशेष टीम के गठन का भी निर्देश दिया है। विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए मैकेनिज्म को तैयार करने को भी कहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए। इस सरकार को फैसला पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो काफी दिन से विवादित मामला चल रहा है। ये फैसला लेने में लेट किया इन्होंने, क्योंकि इसमें आम निवेशक जो आम लोग उसमें बेचारे परेशान हैं, उनका पैसा न डूबे, उनको पैसा मिले। और क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर उसमें साधारण लोग, नौकरी पेशे वाले लोग जो अपने पूरे जीवन भर की कमाई जुटा कर रखे थे, उन्होंने वहां पर फ्लैट और मकान में पैसे निवेश किया था। क्योंकि ये मामला काफी दिनों से विवादित चल रहा था। वहीं कहा कि सरकार ने इस फैसले लेने में बेहद देरी की है और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि आम लोगों का पैसा ना डूबे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला संदिग्ध आतंकवादी के पकड़े जाने के बाद से और उससे जिस तरीके से पूछताछ हुई है राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर आतंकी हमले को लेकर, तो आप देखिए कि रामलला की सुरक्षा को और कड़ी किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CRPF के साथ साथ सिविल पुलिस के जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर जब भी श्रद्धालु अंदर जाता है तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट बने हैं जहां पर श्रद्धालुओं की चेकिंग की जाती है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं। अंदर हम गए तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने चेक किया है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और पूरी तरह से चेक किया है और आगे बढ़ने के लिए भी ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ा। लाइन कंटिन्यू चलती रही, कहीं रुका धक्का मुक्की नहीं हुई है। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ है, बहुत नज़दीक जाके हमें दर्शन हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत नज़दीक जाके दर्शन हुआ ये श्रद्धालुओं का है ना। और एक बार आपको फिर वो हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही यहाँ, क्योंकि बहुत संवेदनशील रामनगरी ये मानी जाती है, तो यहाँ सुरक्षा के पहले से भी व्यापक इंतजाम रहे हैं। लेकिन जब से मिल्कीपुर का जो वो युवक है जिसको पकड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ सुरक्षा और अच्छी की गई है।
पुख्ता की गई है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो रामलला के दर्शन कर रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। कैमरा सहयोगी राजेश के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। राजस्थान के ब्यावर विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड अब सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में एक और विपक्ष जहां सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ब्यावर के जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है, काम पर जाने से मना कर दिया। इससे पहले जब 6 आरोपी जो टोटल गिरफ्तार हुए, जिनमें पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को कल कोर्ट में पेश किया गया, तो वकीलों ने उनके साथ हाथापाई की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जब विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले पर प्रशासन गंभीर है। बचे जो आरोपी हैं, इस समय जो फरार चल रहे हैं, उन्हें भी इस पूरे मामले में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ सपना शर्मा, भारत एक्सप्रेस, जयपुर। पुणे के स्वारगेट बस डिपो पर रेप के मामले को लेकर चल रहे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार का परिवहन मंत्रालय पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है और जितने भी सरकारी बस हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना महिला आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की गई थी। उसके बाद परिवहन मंत्रालय के मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक्शन लेते हुए सभी सरकारी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुणे में चलती फिरती महिला के साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम भी कर रहा था। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसे कोर्ट में पेश किया गया था और 12 मार्च तक आरोपी पुलिस की हिरासत में रहने वाला है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे ऐसी वारदात ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 6 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि मोबाइल ऐप के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे थे। 6 आरोपी अलग अलग प्रदेश के रहने वाले हैं। कोई मध्य प्रदेश का, कोई राजस्थान का, बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 6 आरोपी हैं जो इंदौर में एक फ्लैट किराए पर लेकर के और सट्टा संचालित कर रहे थे। पिछले कई महीनों से इन्होंने 20 से 25 करोड़ रुपए का सट्टा लोगों को खिला करके ठगी की है। दरअसल एक व्यक्ति जो लाखों रुपया सट्टे में हार चुका था, उसने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और इन लोगों पर छापामार कार्रवाई कर 29 से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर और करोड़ों रुपए का हिसाब की डायरियां वहां से जब्त की है। पुलिस को आशंका है कि सट्टा गिरोह के तार विदेशों से, दुबई या अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। अभी पुलिस विस्तार से पूछताछ में लगी हुई है। बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। नोएडा की सेंट्रल जोन की बिसरख पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि ज़मीनों के फर्जी कागजात तैयार करके और उस पर लोन लेते थे या उसको आगे भेज दिया करते थे। उसी क्रम में थाना बिसरख पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अभी 3 अभियुक्त फरार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं और फरार अभियुक्तों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।